अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. देखो, VCR एंड टीवी वर बॉट। एक तो VCR और टीवी, इन दो आर्टिकल्स को खरीदा गया और हर एक आर्टिकल का यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ 8,000 है। VCR का कॉस्ट प्राइस भी 8,000 है और टीवी का कॉस्ट प्राइस भी 8,000 है। तो टोटल में जो कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल्स का बनता है दैट इज़ 16,000। उसके बाद जब द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड 8% ऑन द प्रॉफिट ऑन द टीवी। शॉपकीपर को यहाँ पे 4% नुकसान हुआ, किस पे? VCR पे, और 8% उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिला टीवी में। तो टीवी को जब उसने बेच डाला तो उसको वहाँ पे प्रॉफिट बना 8%, और जब VCR को उसने बेच डाला तो उसको वहाँ पे 4% लॉस हुआ। हमें या तो फाइंड ओवरऑल हमें यहाँ पे गेन निकालना है या लॉस। क्या यहाँ पे गेन है या लॉस परसेंटेज हमें निकालनी है होल ट्रांजेक्शन के लिए। तो हम काम कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे CP ऑफ, पहले VCR की बात कर रहा है, CP ऑफ VCR, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जिसे VCR को हम वीडियो कैसेट रिकॉर्डर कहते हैं, तो इज दैट इज रुपीज़ 8,000। CP ऑफ ए TV दैट इज आल्सो 8,000। VCR का कॉस्ट प्राइस भी 8,000 और टीवी का कॉस्ट प्राइस भी 8,000। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना बन जाता है? 16,000, क्योंकि 8,000 इस VCR के का 8,000 टीवी के। तो टोटल CP ऑफ बोथ आर्टिकल्स कितना बनता है? 16,000। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं लॉस इज इक्वल टू 4% ऑन, लेकिन लॉस यहाँ पे किस चीज़ में आता है? यहाँ पे दैट इज़ VCR। हम दो तरीक़ों से यहाँ पे कर सकते हैं लॉस। सिंपली 4%, लॉस 4% मीनस अगर कास्ट प्राइस था 100 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 96 होगा। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या हम ऐसे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 4% ऑन 4% ऑफ CP। तो CP इज 8,000, तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 4/100 इंटू 8,000। 20 कैंसल, 400, 4 8 32, 320 रुपये यहाँ पे लॉस अमाउंट आता है। हमने लिखा लॉस इज इक्वल टू 4%, लेकिन किस पे लॉस है? VCR पे। तो लॉस इज इक्वल टू 4% किसका होगा? CP का होगा। लॉस ये होगा या प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट प्राइस का ही होगा। तो 4/100 इंटू 8,000, 20 कट, 4 इंटू 80 दैट इज 320। उसके बाद सेलिंग प्राइस, तो जब सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर होगा CP माइनस लॉस। CP क्या है? 8,000 माइनस 320, 8,000 में से 320 निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा 0, 8, 6 और 7, 7,680। जब उसने VCR को भेज डाला तो VCR को भेजने के बाद उसको अमाउंट कितना आया? 7,680। लेकिन उसने कितने में ख़रीदा था? उसने परचेज़ किया था 8,000 में। 4% लॉस की वजह से 320 रुपये उसको नुकसान हुआ यहाँ पे। जब 320 रुपये हम 8,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना अमाउंट रहता है? 7,680। अब 7,680 में इसने इस VCR को भेज डाला। उसके बाद 8% प्रॉफिट, अब लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 8%, लेकिन प्रॉफिट किस पे यहाँ पे इसको मिलता है? ऑन टीवी। जब ये टीवी को बेच डालता है तो उसको वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है 8%। तो हम प्रॉफिट का अमाउंट अब निकालेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% ऑफ CP होगा। तो CP टीवी का क्या है? 8,000। तो हम लिखेंगे 8/100 इंटू 8,000,
तो 2020 कट 0, 8 8 हज़ार 64, तो यहाँ पे 640 रुपये। जब 2020 कट हो गए 80 इंटू 8 हो गया 640 रुपीज़ बिकम्स प्रॉफिट व्हेन ही सेलर्स द टीवी ऑन 8% प्रॉफिट। तो 8% प्रॉफिट के हिसाब से 8,000 का कितना प्रॉफिट मिलता है? 640। तो हम लिखेंगे एस पी इज इक्वल टू, एस पी होगा यहाँ पे सी पी प्लस प्रॉफिट। तो सी पी हो गया यहाँ पे 8,000 प्लस हो गया 640, तो ये बन गया 8,640। 8,640 जो यहाँ पे आ गया दैट इज सेलिंग प्राइस। तो अब हम टोटल यहाँ पे टोटल एसपी देखेंगे आप दोनों आर्टिकल्स का। तो पहला जब आर्टिकल जो वीसीआर है उसमें उसको 4% लॉस हुआ, तो उसने इसको कितने में बेचा था? 7,680। और जो दूसरा आर्टिकल टीवी है उसमें प्रॉफिट मिला, तो ये कितना अमाउंट बन गया? 8,640। अब दोनों का एडिशन 0 + 0 0, 4 + 8 दैट इज़ 12, 7 + 6 दैट इज़ 13, तो ये बन गया 16,320। 16,320 बन गया टोटल एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल्स। दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 16,320। और दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना था? दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस था 16,000। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस देयरफॉर एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी अमाउंट ग्रेटर देन होगा सीपी अमाउंट से, तब वहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो हमें प्रॉफिट की परसेंटेज यहाँ पे निकालनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ प्रॉफिट परसेंटेज अब निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट किसके बराबर है? पहले इस प्रॉफिट को भी निकालते हैं। PROFIT प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 16,320, कॉस्ट प्राइस है 16,000, तो ये जो अमाउंट बन गया दैट इज़ 320। 320 इज़ द प्रॉफिट। 320 रुपये यहाँ पे मुनाफा आ गया। तो अब हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल्स है का 16,000 है, क्योंकि हमें होल ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट या लॉस बताना है, इसलिए हम 16,000 लिख रहे हैं, इंटू 100%। 2020 हो गए कट, ये 0 और ये 0 हो गया कट। 16 1 हज़ार 16, 16 2 हज़ार 32, तो 2% यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन में 2% प्रॉफिट हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग ए सेल a shop offered a discount of 10% on the market price for all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at the rupees 1,450 and 2 shirts marked at 850 each? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान एक शॉप, एक दुकान ने क्या किया, उसने यहाँ पे ये ऑफर रखी थी, उसने डिस्काउंट रखा था कि 10% डिस्काउंट हम देंगे मार्केट प्राइस पे। अगर किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस है 100 रुपये, अगर किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस है 100 रुपये, तो अगर वो 10% डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट के बाद देने के बाद उसको कितना अमाउंट देना है? कस्टमर को 90 रुपीज़ पे करने हैं, क्योंकि 10% उसको आप प्रॉफिट में यहाँ पे डिस्काउंट मिला। तो एक शॉप ने यहाँ पे क्या किया, 10% डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे। आर्टिकल का जो भी मार्केट प्राइस होगा, आइटम का जो भी मार्केट प्राइस होगा, उस पर उसने 10% डिस्काउंट दिया। लेकिन ये कह रहा है अब एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स मार्केट एट रुपीज़ 1,450 एंड 2 शर्ट्स मार्केट एट रुपीज़ 850 ईच। एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? डिस्काउंट 10%, जब उसको छूट 10% यहाँ पे दी जाती है, जब वो 1450 में जीन्स खरीदता है, और कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्केट, उनका जो मार्केट प्राइस है यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स का दैट इज़ 1,450, और 2 शर्ट वो यहाँ पे खरीदता है, उनका जो मार्केट प्राइस है दैट इज़ 850 ईच। तो यहाँ पे क्लियर ये कह रहा है
कि एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा जब वो पेयर ऑफ जीन्स खरीदता है और पेयर ऑफ जीन्स का मार्केट प्राइस है 1450 और यहाँ पे वो 2 शर्ट्स खरीदता है और यहाँ पे इसका जो मार्केट प्राइस है ई शर्ट का दैट इज 850। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे मार्केट प्राइस एमपी जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है मार्केट प्राइस एमपी, एमपी ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स का जो मार्केट प्राइस है दैट इज 1450। उसके बाद एमपी ऑफ दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ ई शर्ट, जहाँ पे जो ई शर्ट का मार्केट प्राइस है दैट इज ₹850। देयरफॉर मार्केट प्राइस फॉर 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स के लिए कितना मार्केट प्राइस होगा, तो ₹850 इंटू 2 दैट इज 200, 2 5 10, 2 8 16 दैट इज 17। तो यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स का मार्केट प्राइस बनता है 1450, 1450, 1450। मार्केट प्राइस ई शर्ट का है 850। तो 2 शर्ट जब खरीदेंगे तो उनका मार्केट प्राइस कितना बन जाता है, मार्केट प्राइस फॉर 2 शर्ट दैट इज ₹850 इंटू 2 दैट बिकम्स 1700। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर टोटल एमपी, टोटल मार्केट प्राइस यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का, आप बोथ द आइटम्स या आप बोथ द आर्टिकल्स लिखो या आइटम्स लिखो। तो हमने लिखा टोटल मार्केट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, दोनों आइटम्स का मार्केट प्राइस कितना बनता है 1450 प्लस 1700, 1450 प्लस 1700 दैट इज 0 5 11 तो 11 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3150 इज द टोटल मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे टोटल मार्केट प्राइस कितना आ गया 3150। उसके बाद लिखेंगे डिस्काउंट जो मिलता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑन एमपी। डिस्काउंट इसको मिलता है, यहाँ पे इसको छूट मिलती है एक कस्टमर को, लेकिन 10% के हिसाब से छूट मिलती है, लेकिन किस पे छूट मिलती है, मार्केट प्राइस पे। तो आप डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं तो हम लिखते हैं 10/100, ये इंटू है यहाँ पे 10/100 इंटू मार्केट प्राइस है 3150। तो ये 0 और ये 0 हो गया कट, अब ये 0 और ये 0 हो गया कट, तो 315 रुपये इसको अब यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। 3150 का 10% आता है 315। लेकिन अब कह रहा है एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, देयरफॉर अमाउंट that a customer have to pay, therefore amount that a customer have to pay। अब कितना अमाउंट एक कस्टमर को पे करना पड़ेगा, दैट इज 3150। तो मार्केट प्राइस है, अब 315 रुपये उसको डिस्काउंट के तौर मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3150 में 315 रिमूव कर लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 रहेंगे, यहाँ से 10 में से 5 गए तो 5 रहेंगे, यहाँ तो 4 रहा तो 4 में से 1 निकालेंगे 3 रहेगा। उसके बाद यहाँ तो 1 है तो इस यहाँ पे 1 लाएंगे तो ये 11 बन गया, 11 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 रहा। अब 2835 रुपीज़ अब इसको पे करना पड़ेगा। इसको चेक कर लेंगे, हाँ बराबर आता है 2835। अब एक कस्टमर को पे करना पड़ेगा जब उसको 10% मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है। तो 2835 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके लिए होम टास्क है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेंगे यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ टीवी इज़ ₹13,000। तो यहाँ पे सिंपली कह रहा है सीपी ऑफ ए टीवी
दैट इज़ रुपीज़ 13,000। 13,000 एक टेलीविज़न का यहाँ पे कास्ट है। उसके बाद ये कह रहा है द सेल्स टैक्स चार्जड ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। अब यहाँ पे सेल्स टैक्स लगाया जाता है, तो सेल्स टैक्स कितना देना पड़ता है? 12% है, लेकिन ये कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा। सेल्स टैक्स यहाँ पे 12% देना पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट दैट फ़हीम विल हैव टू पे। फ़हीम को कितना अमाउंट देना पे करना पड़ेगा अगर इस टेलीविज़न को ये खरीदेगा। अगर फ़हीम इस टेलीविज़न को खरीदेगा तो पहले इसको 13,000 देना पड़ेंगे, उसके बाद 13,000 का 12% भी उसी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स टैक्स तो कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। अब लिखेंगे सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वो है 12%। तो देयरफॉर 12% ऑफ किसका होगा? कॉस्ट प्राइस का होगा। तो सेल्स टैक्स का अमाउंट हम निकालेंगे। सेल्स टैक्स तो 12% है, लेकिन इसका अमाउंट निकालेंगे 12% ऑफ 13,000। तो लिखेंगे 12/100 इंटू 13,000। 20 हो गए कट, 12 0 0, 12 3 आर 36, 12 1 आर 12, 12 प्लस 3 दैट इज़ 15। यहाँ पे देखते हैं 20 कट, तो 1 0 आ गया। 12 3 आर 36, 12 1 आर 12, 12 प्लस 3 दैट इज़ 15। तो 1560 रुपये सेल्स टैक्स का अमाउंट बनता है। देयरफॉर हाउ मच अमाउंट दैट फ़हीम है तो हम लिखेंगे देयरफॉर द अमाउंट दैट फ़हीम विल हैव टू पे। अब फ़हीम को कितना अमाउंट देना पड़ेगा? एक तो इसको 13,000 देने पड़ेंगे, यहाँ पे 13,000 देने पड़ेंगे, प्लस 1560 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये बन गया 0 6 5 4 1, 14,560 रुपये। तो 14,560 रुपीज़ अब फ़हीम को टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा जब वो इस टेलीविज़न को परचेज़ कर लेगा, क्योंकि 13,000 इसका प्राइस था। अब 12% इसका सेल्स टैक्स बनता है, सेल्स टैक्स का अमाउंट बनता है 1560। तो 1560 प्लस 13,000 बन गया 14,560। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कर लेंगे।